उसके बाद इंशाल्लाह आपका वीज़ा आएगा और फिर आप इसी तरह हमारी वेनिस की गलियों में घूम फिर रहे होगे। वैसे जो स्कॉलरशिप मिलती है आपको 7,200 यूरो पूरे साल की मिलती है, 7,200। तो कॉन्ट्रैक्ट दोगे तो आपके पास 7,200 स्कॉलरशिप आएगी। अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं दोगे तो ये पैसे पूरे नहीं, आपको धक्का दे के नहीं निकालता। डिग्री के बाद आप यहाँ से रह सकते हो। अगर आपको यहाँ से नहीं जाता, आपको यहाँ मज़े लग गए हैं, चस्के लग गए हैं, तो आप यहाँ रह सकते हो। जैसा कि मैं दिन में 5 घंटे करना चाहूँ, 6 घंटे करना चाहूँ, कर सकता हूँ। जॉब की कोई दिक्कत नहीं है। डिलीवरी जॉब और जॉब बहुत इजीली आपको मिल जाती है। मुझे मेरे फादर ने भी स्पॉन्सर किया और मेरी सिस्टर ने भी स्पॉन्सर किया है, तो आपके 2 स्पॉन्सर हो सकते हैं। ठीक है, तो मतलब जितनी तगड़ी बैंक स्टेटमेंट होगी उतना तगड़ा आपका काम चलेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अदीज मील और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम मौजूद हैं इटली वीनस के अंदर और वीनस में सांता लूचिया जो पॉइंट है जहां पे समुंदर ही समुंदर है, वहां पे हम खड़े हैं। और मेरे साथ मौजूद हैं इलियास नगरी, एक यूट्यूबर हैं इटली के अंदर और ये रिसेंटली पाकिस्तान से आज से 6 से 7 महीने पहले पाकिस्तान से खुद स्टडी बेस के ऊपर आए हैं और इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से गिलगित बल्तिस्तान नगर वैली से इनका ताल्लुक़ है। और आज ये कैसे खुद अप्लाई करके स्टडी बेस पर पाकिस्तान से आए हैं और आप कैसे स्टडी बेस पर आ सकते हैं खुद ही, क्या तरीक़ाकार है, क्या प्रोसेस है, कैसे आप आ सकते हैं, जितने भी आपके सवाल हैं आज की इस वीडियो में ये सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। और स्टडी बेस के ऊपर कितनी स्कॉलरशिप मिलती है, घर फ्री है कि नहीं फ्री, जॉब कैसे मिलेगी, कैसे आप यहाँ पर परमानेंटली मूव हो सकते हैं इटली के अंदर, ये सारा कुछ आज की इस वीडियो में आपको इलियास बताएंगे। तो आइए आज इनसे जानते हैं इन्हीं की ज़ुबानी कि ये अपना सफ़र इन्होंने कैसे स्टार्ट किया और यहाँ इटली में कैसे मूव हुए। सबसे पहले फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इलियास, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। ओके, थैंक्स अलॉट। आपका बहुत शुक्रिया कि आप आए हैं इतना कीमती वक्त निकाल के बलोनिया से। तो इलियास, सबसे पहले तो आप हमारे देखने वालों को और आपके भी जो देखने वाले हैं, क्योंकि इलियास खुद भी एक यूट्यूबर हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। इलियास, आप ये बताएं कि स्टडी बेस पे हमारी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं या ऑल ओवर इंडिया है, बांग्लादेश है, क्योंकि बेसिक कुछ चीज़ें होती हैं जो ऑथेंटिक होती हैं, जिसमें जो सीन है वो ये होता है कि आपने इस तरह से अप्लाई करना है और आप खुद अप्लाई करके कैसे आ सकते हैं। तो आपने क्या मतलब क्या फ़ोकस किया, मतलब क्या सीन था जिस सीन के थ्रू आपने अप्लाई किया और यहाँ पर आप इटली में खुद आए स्टडी बेस पे? तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इटली में ख़ास तौर पर स्टडी वीज़ा पर आना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान है। मतलब हमारे यहाँ लोगों ने इसको इतना रॉकेट साइंस बना दिया है कि और इतना मुश्किल बना दिया है कि वो समझते हैं कोई बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये इतना आसान है ना, अब मैं अगर अपनी बात करूँ, मुझे वो कहते हैं ना पता ही नहीं चला, मैं वैसे आ गया यहाँ पर। तो सबसे पहले जो आपने करना होता है कि यूनिवर्सिटीज़ को सर्च करना है कि किस किस में एडमिशन ओपन हैं, किस किस में आपका मेजर आपका प्रोग्राम अवेलेबल है। तो अभी तो इस साल, अब नहीं मालूम आप एक हफ़्ते में वीडियो अपलोड करते हैं या इन्हीं दिनों अपलोड करते हैं, तो इस साल तो एडमिशन्स क्लोज़ हो गए, ऑलमोस्ट क्लोज़ हो गए। अगर कोई फिर भी अप्लाई करेगा, अगर एक आध यूनिवर्सिटीज़ में ओपन है एडमिशन, तो उसकी कहानी क्लोज़ है। मेरा नहीं ख्याल उसको अपॉइंटमेंट मिलेगा और ये सब। तो बात करते हैं अगले साल की। तो अगले साल एडमिशन्स ओपन होंगे जनवरी में, एंड ऑफ दिसंबर से लेकर जनवरी में एडमिशन हर यूनिवर्सिटी में ओपन हो जाता है। तो सबसे पहला जो आपका काम होता है वो ये कि आपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने होता है। अब उन डॉक्यूमेंट्स में है क्या, बहुत सिंपल डॉक्यूमेंट्स हैं। सबसे पहले तो आपको एक सीवी बनानी है। अब वो सीवी इतनी आसान है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। थोड़ा सा सोच लो खैर कि यूरोपास सीवी बनानी है। आप जस्ट गूगल पे लिखें यूरोपास। यूरोपास एक फॉर्मेट है जो आप जितनी भी यूरोप यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ आप अप्लाई करते हैं, तो आपको यूरोपास फॉर्मेट में सीवी चाहिए। सिंपल, आपने यूरोपास की वेबसाइट पे जाना है, वो आपसे आपकी डिटेल्स मांगेगा, आप अपनी डिटेल्स पुट करो। एंड में खुद ब खुद एक समरी जनरेट हो जाएगी। समरी से मीन्स आपकी सीवी जनरेट हो जाएगी। तो वो आपसे पूछेगा आपको किस फॉर्मेट में चाहिए, होगा तो यूरोपास फॉर्मेट, लेकिन स्टाइल पूछेगा। जस्ट आपने वो सेलेक्ट करना है और आपकी सीवी रेडी। उसके बाद फिर आपकी जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट है, बैचलर्स की डिग्री है, और उसके बाद आपका हाई स्कूल कहलाएं, इंटरमीडिएट कहलाएं, मैट्रिक कहलाएं, ये डॉक्यूमेंट्स हैं। वैसे ये सब आपको अटैच कराने, कहाँ से कराने अभी बताते हैं आपको। और उसके अलावा फिर आपका सीवी है, फिर आपके 2 रिकमेंडेशन लेटर्स हैं। मतलब आपने जिस यूनिवर्सिटी से आपने बैचलर्स किया है उसके किसी 2 प्रोफेसर से, वैसे आप असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर से ले सकते हैं, अच्छी बात है। और बस यही बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं
तो आप अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, एक और चीज़, अगर किसी के पास पासपोर्ट नहीं है तो वो अप्लाई करने का सोचे भी मत। लोग कहते हैं ना कि हमने अप्लाई किया पासपोर्ट के लिए, हमारा पासपोर्ट बन के आएगा, हमारे पास स्लिप है। नहीं भाई, स्लिप से काम नहीं चलेगा। आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, आप पासपोर्ट को स्कैन करके अपने पास रख लें। एक डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर बना लें कि ये इटली में अप्लाई करने के लिए काम आएंगे। जहाँ भी एडमिशन ओपन है, दे दनादन अपलोड कर दो, दैट्स इट, आपका एडमिशन हो जाता है। इलियास, मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स पूछते हैं कि भाई हमें वो यूनिवर्सिटी का कैसे पता चलेगा, यानी कि कौन सी वो यूनिवर्सिटी है कि अगर कोई भी स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाहता है, वो कहते हैं कि भाई हमें गूगल से कैसे पता चलेगा कि यूनिवर्सिटी की ओरिजिनल वेबसाइट कौन सी है। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट आप सिंपली ये सर्च करें। आज हम बैठे हैं वेनिस में, खड़े हैं बल्कि बैठे हुए नहीं हैं, तो आप जस्ट ये सर्च करें कि यूनिवर्सिटी इन वेनिस। ना आए तो फिर आप मुझे बताना। चलो अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। यूनिवर्सिटी जो है वेनिस में को फॉस्कारी ऐसी कुछ यूनिवर्सिटी है। अगर आप बलोनिया में देख रहे हैं तो यूनिबो लिखें या यूनिवर्सिटी ऑफ बलोनिया लिखें। नहीं तो जस्ट कोई पागल भी होगा ना, वो इतना तो लिख देगा यूनिवर्सिटीज़ इन इटली। अगर यूनिवर्सिटीज़ इन इटली लिखेगा पूरी लिस्ट आ जाएगी उसकी। तो फिर वो 1 बाय 1 हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोले, सब में चेक करे उसका प्रोग्राम है या नहीं है। बहुत आसान अल्फाज में, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायो कोई भी है। सिंपली फ़िज़िक्स से मैं आपको जैसे रोज़ अपनी वीडियोस में समझाता हूँ वैसे ही बताता हूँ कि आप ये चेक करें कि फ़िज़िक्स आगे यूनिवर्सिटी का नाम लिख दें, सिंपल, फ़िज़िक्स इन यूनिवर्सिटी ऑफ बलोनिया। अगर सारे कोर्सेज ना आए तो फिर मेरा चैनल हाजिर है परेशान करने के लिए, और आप कभी। और ये जो आपके कोर्सेज होंगे, ये कोर्सेज जो इधर यूनिवर्सिटी है बलोनिया में जिसमें आप पढ़ रहे हैं, इंग्लिश के अंदर है सारा कुछ? ये डिपेंड करता है। बैचलर्स के स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी सवाल करते हैं। तो बैचलर्स का ये है कि मैक्सिमम कोर्सेज इटली में, इटालियन लैंग्वेज में, और बहुत कम कोर्सेज ऐसे हैं, एक आध कोर्सेज ऐसे हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज में। अगर इंग्लिश में है तो आपको उसके लिए इंजीनियरिंग के कोर्सेज़ के लिए टॉल्क टेस्ट होता है, वो चाहिए होता है। अगर आप मेडिकल के लिए आ रहे हैं, किसी मेडिसिन की फील्ड है या बायोलॉजी से रिलेटेड है, तो आपके पास उसी के रिलेटेड कोई टेस्ट होता है, एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा उसका। और इसी तरह टेस्ट होते हैं अगर बैचलर्स के लिए आ रहे हैं। और अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हैं, जस्ट आपने आइट्स देना है। मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो बिना आइट्स के, मैक्सिमम नहीं सॉरी, कुछ ऐसी हैं जो बिना आइट्स के एडमिशन दे देती हैं। लेकिन एम्बेसी कॉन्सुलेट में आपके पास आइट्स होना चाहिए। तो आज के बाद कोई भी कंसल्टेंट या कोई भी फेसबुक वीडियो या कोई भी यूट्यूब पर कोई इस तरह की पोस्ट देखो आपके विदाउट आइट्स, एडमिशन तो मिल जाएगा। एडमिशन मेरा फ़ेब में हुआ था, मैं आया अक्टूबर में। तो ये सारी गेम जो होती है ना, ये लोगों बेवकूफ़ बनाने वाली होती है, तो इस पर ज़रूर सा ख्याल रखें। यानी कि आप लोगों को आइट्स इम्पॉर्टेंट चाहिए। आपने ग्रेजुएशन बेस पे आना है या मास्टर बेस पे आना है तो आइट्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और ये बहुत ज़रूरी है। कितने बैंड चाहिए, 5.5 या 5.7? मिनिमम 5.5 बैंड्स अगर आपके पास हैं, मिनिमम हैं, तो हो जाता है उससे एडमिशन। एडमिशन तो मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ दे देती हैं 5.5 पर भी। वो बोलते हैं ना, जितना गुड़ उतनी मिठास, जितना अच्छा हो फिर चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। ये तो आपने बेसिक चीज़ें बताई हैं इलियास। अभी ये बताएं कि जब आपने ये सब कुछ कलेक्ट करके, हर चीज़ करके आपने अप्लाई किया, आपने ऑनलाइन खुद ही अप्लाई किया यूनिवर्सिटी पे जाके, और ऑनलाइन अप्लाई करने की कितनी फ़ीस थी? तो अभी मैं यहाँ तक पहुँचा था कि आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। हाँ। उसके बाद आपने जिस यूनिवर्सिटी में आपका मेजर है, आपकी फील्ड है, आपका डिपार्टमेंट है, कुछ भी कहते हैं, सिंपल अगर उसका एडमिशन ओपन है, आपने वहाँ पर जाना है और वहाँ अपलोड करना है डॉक्यूमेंट्स और अपनी डिटेल्स पुट करनी है, जनरली जो करते हैं, ठीक है। तो वो करेंगे तो उसके बाद आपकी जो लास्ट में फ़ीस जनरेट होती है। कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे होते हैं और मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनकी कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं होती, और जिनकी एप्लीकेशन फ़ीस होती है उसकी कुछ की 30 यूरो होती है, कुछ की 15 यूरो होती है और कुछ की 50 यूरो होती है। मैक्सिमम की 30 होती है और 15 होती है, इससे ज़्यादा फ़ीस नहीं होती है। और अगर इन केस वो रिजेक्ट होता है तो वो उनकी फ़ीस मतलब जा ही रही है। गई भैंस पानी में। सही है, ठीक है। नेक्स्ट। और फिर उसके बाद आप एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं। पहला प्रोसेस जो होता है आपका, पहला स्टेप वो एडमिशन है। एडमिशन आपका हो गया तो वेरी नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो प्री इनरोलमेंट होता है। अभी ही मैंने रिसेंट स्कॉलरशिप पे वीडियो अपलोड किया है, इतनी आवाम आ गई है, व्हाट इज़ प्री इनरोलमेंट। मैं मतलब अभी जनवरी से ये चीज़ें चिल्ला रहा हूँ, आज मई का महीना है, तो अब लोग पूछ रहे हैं प्री इनरोलमेंट क्या है। जब आप यूनिवर्सिटी पे अप्लाई करते हैं एडमिशन के लिए, आपका एडमिशन हो जाता है, तो प्री इनरोलमेंट का ये मतलब होता है, प्री का तो आपको पता ही है पहले, तो यहाँ पर आके इनरोलमेंट करने से पहले एक और इनरोलमेंट होती है। तो जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ आना चाहता है तो उसके लिए प्री इनरोलमेंट करना मस्ट है। तो आप उसकी ना एक टाइमिंग होती है। अब जैसा कि इस साल जो खुली है प्री इनरोलमेंट 21 मार्च को खुली है, अब ये चलेगी कितना महीना मुझे नहीं मालूम एग्जैक्टली। तो इस दौरान आप प्री इनरोलमेंट करते हैं,
तो आपकी समरी फॉरवर्ड होती है, मतलब आपने जो डिटेल्स पढ़ी की उसमें आप ये बताते हैं इस यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हुआ है, ये कोर्स है, इटालियन में है, इंग्लिश में है, जो भी है, तो वो सब बताते हैं आप। तो आपकी एक समरी जो है ना, सेम समरी होती है, एक कॉपी आपके पास आती है, एक कॉपी एम्बेसी या कॉन्सुलेट जाती है। आपने एम्बेसी सेलेक्ट की है तो एम्बेसी जाएगी, कॉन्सुलेट सेलेक्ट किया तो कॉन्सुलेट जाएगी। उससे ये होता है कि ये बच्चा आएगा, वीज़ा फाइल करेगा, तो ये एम्बेसी वाले को पता चलता है और कॉन्सुलेट वाले को पता चलता है। फिर जब बाद में आप अपनी समरी लेकर जाते हो या आपको अपॉइंटमेंट मिलती है या जो भी है, वो डिटेल में मैं अपने चैनल पे बता चुका हूँ। तो फिर वहाँ जाते हैं डॉक्यूमेंट्स लेकर, उनको पता होता है हाँ यार इसकी समरी फॉरवर्ड हुई है। अगर आपने प्री इनरोलमेंट नहीं की, वो बोलेगा भाई तू आया कहाँ से, आपने एडमिशन तो हो गया चलो आपका, आपने प्री इनरोलमेंट की नहीं तो क्या फ़ायदा। तो ये होता है। फिर आपकी समरी फॉरवर्ड होती है, जैसा कि अभी जो टाइम चल रहा है समरीज फॉरवर्ड हो गई हैं, लेकिन अभी एम्बेसी और कॉन्सुलेट ने एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं किए हैं। तो अभी हो सकता है नेक्स्ट मंथ जून के मिड से या एंड से एम्बेसी कॉन्सुलेट एप्लीकेशन स्टार्ट करेगी। तो कराची कॉन्सुलेट वाले पिछले साल की तरह जाके दे आएंगे और इस्लामाबाद एम्बेसी वाले वेट करेंगे अपॉइंटमेंट मिले उन्हें, फिर अपॉइंटमेंट मिलेगा या वो जाके सबमिट करेंगे। उसके बाद ये होगा, उन्होंने इंतज़ार करना है कि भाई वीज़ा आ जाए, नमाज रोज़े दुआएं जो करना है कर सकते हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह आपका वीज़ा आएगा और फिर आप इसी तरह हमारी वेनिस की गलियों में घूम फिर रहे होगे। और ये जो आपने 30 से लेकर 50 यूरो तक फ़ीस पे किया, उसके बाद जब आपको वीज़ा आता है, वीज़ा लगता है, फिर आपने वीज़ा की जो वीज़ा लग जाता है और उसके बाद जो मतलब टिकट्स है वो टिकट्स वगैरह आप खुद करवाते हैं और आप यहाँ आ जाते हैं। अब यहाँ आकर जो यूनिवर्सिटी की फ़ीस है वो आपने खुद पे करनी होती है। जब आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं, वीज़ा से जो पहले वाला स्टेप होता है वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना होता है। हर रीजन की अपनी अपनी स्कॉलरशिप होती है। अब जैसा कि एमिलिया रोमानिया है, रोमानिया तो हमारा रीजन है, इसमें एर्गो स्कॉलरशिप है। इसी तरह वेनिस जिस रीजन में आता है वो रीजन मतलब यहाँ की सरकार उनको पे करती है। इसी तरह वेनीतो रीजन है, EDISU है, लेजियो डिस्को है, जैसा कि हमारा एर्गो है। तो हर रीजन की अपनी अपनी स्कॉलरशिप होती है। तो वीज़ा से पहले जब आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हो, आपकी फ़ीस वेव हो जाती है, आपने कोई रुपया नहीं देना, ठीक है। और उसके अलावा जब आपके डॉक्यूमेंट प्रॉपर होते हैं, ओके होते हैं, यहाँ आने के बाद फिर आपको पेमेंट भी मिल जाती है। और वो पेमेंट कब मिलती है? क्रिसमस पर। आपका वीज़ा लगता है सितंबर के एंड में, फॉर एग्जांपल वैसे बता रहा हूँ एक रफ एस्टीमेट, या फिर अक्टूबर में लगता है मेरी तरह। तो फिर आप यहाँ पर आते हो, अपने साथ आपने कोई 1800-2000 यूरो लाना है। अब इन्फ्लेशन भी बढ़ गया है तो मैक्सिमम नहीं तो मिनिमम 2000 आप ले आओ अपने साथ। तो फिर क्रिसमस तक आपने अपने खर्चे खुद उठाने हैं। आते साथ ही आपको स्कॉलरशिप का हॉस्टल नहीं मिलता, तो आपने किसी के साथ शेयरिंग पे रहना है, या किसी हॉस्टल में या किसी होटल में रहना है। फिर उसके बाद क्रिसमस पर आपको पेमेंट भी मिलेगी और क्रिसमस से पहले पहले स्कॉलरशिप का हॉस्टल या रूम आपको मिलना होगा तो वो भी मिल जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स का सवाल है कि ग्रेजुएशन बेस पे अगर आते हैं, जैसे कि आपका जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के अंदर फिज़िक्स है, स्विक्स है या इसके अलावा कोई और भी है, वो सिलेक्ट करते हैं, तो उसके अंदर कितनी स्कॉलरशिप मिलती है? क्योंकि स्टूडेंट्स कहते हैं या अक्सर लोग कहते हैं कि स्कॉलरशिप यहाँ पे इटली के अंदर बहुत ज़्यादा है, तो मैक्स कितनी स्कॉलरशिप है? यार देखें, मैं अगर यहाँ पर सच बताने लग जाऊँ ना तो बड़ा मसला हो जाएगा। मतलब सच ही बोलना है। देखें यहाँ पर ग्राउंड रियलिटीज़ देखी जाए ना तो बड़े मसले हैं, बहुत मसले हैं। अब मैं मसलों का क्या करूँ? अब देखें, जैसा होता है ना, आप लोग ये समझते हैं, मैं खुद यही समझता था, जाना है जस्ट पढ़ना है, उनसे पैसे लेने हैं, खाना है पीना है और पढ़ाई करनी है। और यहाँ आने के बाद पढ़ाई कम होती है, बाकी काम ज़्यादा होते हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन और दूसरी चीज़ें। अब मुझे नहीं पता हर रीजन का अलग अलग होता होगा, लेकिन हमारे रीजन में ये है कि डॉक्यूमेंटेशन का इतना इशू होता है और उसके बाद स्कॉलरशिप का बड़ा इशू। यार ले दे के गलती हमारी है, सीधी सी बात है। अब पिछले साल और उससे पिछले साल हमारे ही लोग ऐसे हैं, मतलब पाकिस्तानियों ने इतने फेक डॉक्यूमेंट जमा कराएं कि वो हर थोड़े अरसे बाद हमें तंग करते हैं, ये डॉक्यूमेंट ले आओ, वो डॉक्यूमेंट ले आओ, ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों हुआ। तो ले दे के ये मसले हैं। वैसे जो स्कॉलरशिप मिलती है आपको 7200 यूरो पूरे साल की मिलती है, 7200 यूरोज़ में। और वो एक साथ नहीं मिलती, एकदम नहीं मिल जाती आपको। अब आते हैं क्रिसमस से पहले इंस्टॉलमेंट आपको मिलती है। उसकी भी ये शर्त है, अगर आप स्कॉलरशिप के हॉस्टल में नहीं रह रहे, अगर अपना रूम लिया है तो उसका प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कहीं भी कोई डेरा ले लिया तो डेरे में रह रहे, उनको बता दो भाई मैं यहाँ रह रहा हूँ, ऐसा नहीं होता। आप उनको कॉन्ट्रैक्ट दोगे तो आपके पास 7200 स्कॉलरशिप आएगी। अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं दोगे तो ये पैसे पूरे नहीं मिलेंगे। और उसके अलावा अगर आप उनके हॉस्टल में रह रहे हो तो समझो कि आपकी स्कॉलरशिप 7200 पूरी है, वरना नहीं है। यानी कि पर मंथ कितनी बन जाती है? पर मंथ नहीं मिलता यहाँ पर। पहली 3 इंस्टॉलमेंट मिलती है। जैसे मैंने बताया कि अगर आपके पास स्कॉलरशिप का हॉस्टल है तो पैसे पूरे हैं, नहीं है तो पैसे पूरे नहीं मिलेंगे। तो पहली इंस्टॉलमेंट आपको मिलती है 50%, फिर दूसरी इंस्टॉलमेंट मिलती है 10%,
फिर तीसरी मिलती है 40%। ये लोग इतने चालाक हैं कि पहले आपको देते हैं कि 40%, 50%, 50 कि भाई इससे एग्ज़ाम निकालो। दूसरी इंस्टॉलमेंट के लिए ये शर्त है कि आपने कोई 12 क्रेडिट निकालना है, 9 क्रेडिट। और तीसरे इंस्टॉलमेंट के लिए आपने 30 क्रेडिट, और उसके अलावा अगर आपने सेकेंड ईयर की स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होना है तो 30 क्रेडिट्स, मतलब 6 5 से 35 एग्ज़ाम आपके क्लियर होने चाहिए। हर रीजन का नहीं मालूम, लेकिन तकरीबन रीजन का यही है, और मेरे रीजन का यही है, एर्गो रीजन है, एमिलिया रोमानिया है, तो उसमें ये है। क्योंकि अक्सर लोग बता रहे होते हैं कि जो स्कॉलरशिप है वो पर मंथ आपको एक तो घर फ्री है, खाना पीना फ्री है, ट्रांसपोर्ट फ्री है, और इसके साथ साथ आपको पर मंथ मेरे ख्याल से 400 से 500 यूरो भी मिलता है। क्या ऐसा सीन है? आई थिंक घर फ्री है, जैसे आप बता रहे घर फ्री है और ट्रांसपोर्ट फ्री है, इसमें क्या कहेंगे आप? ट्रांसपोर्ट भी फ्री नहीं है, घर भी फ्री नहीं है। और अगर आपके पास स्कॉलरशिप की अकोमोडेशन है, जैसे मैंने अभी बताया, तो 7,200 में तकरीबन आधा खर्चा जो है वो आपका घर का ही होता है। वो 7,200 आपको नहीं मिलेंगे, मतलब जहाँ आप रह रहे हैं उसका रेंट कटेगा। फॉर एग्जांपल 250 उसका रेंट है, आपके पास स्कॉलरशिप की अकोमोडेशन है, तो 7,200 में से वो हर मंथ 250 आपका रेंट काटेंगे, बचा हुआ जो आपको है वो किस्तों पे देंगे, मतलब ऐसा नहीं देंगे। और उसके अलावा आपने बस पास की बात की, तो यहाँ पर बस पास भी फ्री नहीं है। हर साल में 1 या 2 दफ़ा ऐसी कॉल्स आती हैं कि आपको डिस्काउंटेड बस पास मिल जाता है। अब जैसा कि मैं आया था 5 अक्टूबर को, और मेरे कोई डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लीगलाइज नहीं थे। आपके डॉक्यूमेंट्स लीगलाइज नहीं है, इनरोलमेंट नहीं हुई, तो बड़ी दिक्कत है। मेरी इनरोलमेंट ले देकर जनवरी में हुई है। तो यहाँ पर हमारे रीजन में बस पास का ये था कि 50 यूरोज़ में पूरे साल का बस पास, मतलब ये फ्री समझ लें आप, 50 यूरो में पूरे साल का बस पास, जितना भी घूमें। तो मैं उसके लिए एलिजिबल नहीं था, तो फिर मैं हर महीने 27 यूरो का मुझे बस पास लेना पड़ा। तो आप सोच लें कि मुझे कितना महंगा पड़ा होगा। हाँ, ठीक हो गया। तो इसके अलावा अभी आप ये बताएं कि अब स्टडी यहाँ पे कैसी चल रही है, और स्टडी ईजी है या डिफ़िकल्ट है? यहाँ पर स्टडी डिफ़िकल्ट भी नहीं है, इजी भी नहीं है। अब मैं ये बताऊं कि अगर आप आते हैं, मेहनत करते हैं, टाइम देते हैं ख़ास तौर पर अपनी पढ़ाई को, तो अच्छा पढ़ पाते हैं। अब इसी बैच में इतने सारे स्टूडेंट्स आए, तो मैं उनसे मिला हूँ, उनसे मेरी बात हुई है, तो कुछ ऐसे हैं जो यूनिवर्सिटी जाते ही नहीं, कहते हैं नहीं ऑनलाइन एग्ज़ाम देंगे, ऑनलाइन नहीं होते, ऑनलाइन क्लासेस लेंगे, एग्ज़ाम दे देंगे। यार उनका ये होता है कि फिर वो पढ़ नहीं पाते, सीधी सी बात है। आप कैंपस नहीं जाएंगे, क्लासें नहीं लेंगे, लोगों से आपका इंटरेक्शन नहीं होगा, फिर आपको लगेगा ही नहीं कि आप पाकिस्तान से इटली आए हो। अब आप यहाँ पर आके फिर डेरों में रह रहे हो, काम ही काम कर रहे हो, और जॉब्स कर रहे हो, और ये सब, तो फिर वो मज़ा नहीं आता। तो इसी तरह मैं नॉर्मली और वैसे भी डेली क्लासेस लेता हूँ, पढ़ाई चल रही है हमारी, तो ये सीन है। और कितने साल का कोर्स है आपका? ये हमारे यहाँ होता है, मास्टर जो होता है वो 2.5 साल का होता है, 2 साल का भी होता है, डिपेंड करता है। अगर आप 2 साल में कोर्सेज निकालते हो तो 2 साल में निकालो, 2.5 साल में निकालते हो तो आपको 2.5 साल की स्कॉलरशिप मिल जाती है। लेकिन फिर भी अगर आपका कोर्स 2.5 साल में नहीं निकल रहा, अगर 3 साल तक लेकर जाना चाहते हो, तो उसकी कुछ शराइत होती हैं, कुछ एग्ज़ाम एक्स्ट्रा देने होते हैं, तो 3 साल तक आपको स्कॉलरशिप मिल जाती हैं। 2.5 साल तक कंफर्म है, लेकिन 3 साल तक के लिए इसकी कुछ शराइत होती हैं। ये रीजन टू रीजन वेरी करता है, ऐसा नहीं कि हर रीजन में ऐसा होता होगा। मुझे अपने रीजन का अच्छे से पता है, तभी मैं अच्छे से बता रहा हूँ। और स्टडी कंप्लीट करने के बाद, जैसे अभी आप पढ़ रहे हो, स्टडी कंप्लीट करने के बाद फिर इसके बाद आपको वीज़ा एक्सटेंड किया जाता है कि आप जॉब ढूंढ लें, ये क्या सीन है? अब मैं आया हूँ, मेरा 1 साल का वीज़ा है, मतलब मेरा वीज़ा जो है सितंबर में एक्सपायर हो जाएगा। सितंबर में एक्सपायर हो जाएगा। तो अब जैसे इटली आते हैं, तो आते साथ ही आप अपने उसके लिए रेजिडेंस परमिट के लिए, परमेसो दी सॉजोर्नो के लिए अप्लाई करते हैं। तो आपका जो रेजिडेंस परमिट होता है वो 1 साल का होता है। अभी जैसा कि है मेरे पास स्टूडियो है, स्टूडियो, तो उसके बाद फिर जैसा कि मेरा वो एक्सपायर हो रहा है अगस्त में, तो मैं नेक्स्ट सजोर के लिए अप्लाई करूँगा। मतलब 2 साल का आपका परमेसो दी सजोर्नो स्टूडेंट वाला होगा, 2 साल में आपकी डिग्री निकल गई, तो फिर तीसरे साल में आप अप्लाई करोगे cerca di lavoro, ये तो आप अच्छा जानते होगे, मतलब जॉब सर्च का। और फिर आपको जॉब मिल जाती है, तो फिर नेक्स्ट सजोर जो आप अप्लाई करोगे वो लवोरो होगा। हाँ, तो इसी तरह ये चलता जाता है। मतलब डिग्री कंप्लीट होने के बाद इटली आपको निकालता नहीं है दूसरी कंट्रीज़ की तरह। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल आपको जॉब भी नहीं मिल रही और आप और जॉब कर रहे हो, तो कुछ नहीं तो आप ग्लोवो का कॉन्ट्रैक्ट भी जमा करा सकते हो। मैंने जो सुना है कि मतलब इटली आपको धक्का दे के नहीं निकालता। डिग्री के बाद आप यहाँ से रह सकते हो। अगर आपको यहाँ से नहीं जाता, आपको यहाँ मज़े लग गए हैं, चस्के लग गए हैं, तो आप यहाँ रह सकते हो। और अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हम स्टडी करते हुए साथ में पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। आपकी नज़र में पार्ट टाइम जॉब यहाँ पे कौन सी है जो आप एक वीक के अंदर 21 घंटे कर सकते हैं लीगली?
ये लीगली कहने की बात है कि आप 1 घंटे में 20 घंटे काम कर सकते हो 1 हफ्ते में। यार मैंने ऐसे भी देखे हैं जो 30-30 घंटे काम करते हैं। अभी मेरा अपना दोस्त भी है, रूममेट भी कह लें कि लीगली कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर भी लोग ऐसे हैं, लीगल कॉन्ट्रैक्ट जो आपको देते हैं वो 20 घंटे का देते हैं, मतलब दिन में 4 घंटे, और उसके अलावा वो आपसे एक्स्ट्रा काम भी कराते हैं। अगर उनको बंदा चाहिए और आप रज़ामंद हो, आपकी रज़ामंदी उसमें शामिल होनी चाहिए, आप काम करना चाहते हो, आप 20 घंटे से ज़्यादा काम कर सकते हो। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई हम काम कर सकते हैं, बिल्कुल काम कर सकते हो। अब मैं जैसा कि मैं दिन में 5 घंटे करना चाहूँ, 6 घंटे करना चाहूँ, कर सकता हूँ। जॉब की कोई दिक्कत नहीं है। डिलीवरी जॉब और जॉब बहुत इजीली आपको मिल जाती है। अगर किसी पिज़ेरिया पर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी ऑनलाइन आईडी अप्लाई करें, आपके पास रेजिडेंस परमिट है, नहीं तो रिचेवुता होगा, उस पर रिचेवुता मीन्स रिसिप्ट, उस पर आप अप्लाई करें, आपकी आईडी बन जाएगी। 50 यूरो की साइकिल ख़रीदें, चल माही से कल ते शुरू हो जाएँ, काम करें। वेल इलियास, आपने बहुत ज़बरदस्त बातें बताई हैं दोस्तों को, और होप्स हो कि बहुत से दोस्त या स्टूडेंट्स जो पाकिस्तान में इस वक्त स्टडी कर रहे हैं, यंगस्टर्स हैं, लड़कियां हैं या लड़के हैं, कोई भी जो स्टडी बेस पे आना चाहते हैं, उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि देखें, अपने माइंड को सिर्फ आपने ग्रूमिंग की तरफ लेकर जाना है कि अगर कोई भी चाहता है बाहर आने के लिए स्टडी बेस के ऊपर, और जो दोस्त पूछते हैं FA बेस के ऊपर, देखें FA बेस पे आप अप्लाई नहीं कर सकते, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है आपके लिए। ग्रेजुएशन बेस के ऊपर या मास्टर बेस के ऊपर ईज़िली आप अप्लाई कर सकते हैं। क्या प्रोसेस है, क्या तरीक़ाकार है, इलियास ने आपको बखूबी आगाही दी है, बताया है। और अगर आपके फिर भी सवाल हैं, आप इलियास का जो मैं मेंशन कर रहा हूँ इसके यूट्यूब चैनल पर, इसके इंस्टाग्राम पर आप खुद भी जाकर पूछ सकते हैं, और इनके व्लॉग्स के अंदर आपको हर तरह की इंफॉर्मेशन मिलेगी, अपडेट इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या तरीक़ाकार है। और बहुत ईजी है भाई, माइंड से निकाल दें कि हमें किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत पड़ेगी, किसी एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी। नाउ दिस टाइम एवरी सिंगल पर्सन अप्लाई विद ऑन सेल्फ, कि आप खुद अप्लाई कर सकते हैं भाई, इतना मुश्किल नहीं है। अब ये माइंड से निकालना पड़ेगा कि हमें किसी की ज़रूरत पड़ती है या किसी बंदे की ज़रूरत होगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लिहाज एक चीज़ और मैं आपसे पूछूंगा कि जो आपकी मतलब अप्लाई करते हैं उसमें कहते हैं कि आपके फादर्स हैं, पेरेंट्स हैं, वालदा हैं, वालिद हैं, उनकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है साथ में, इसमें क्या हकीकत है? एडमिशन के लिए ऐसा कुछ नहीं चाहिए होता। जब आप वीज़ा फ़ाइल करते हैं तो वीज़ा फ़ाइल के लिए आपका स्पॉन्सर का होना मस्ट है। तो आपका कोई ना कोई स्पॉन्सर हो, एम्बेसी या कॉन्सुलेट में आपने ये प्रूफ देना है कि आप यहाँ पर आओगे तो भूखे नंगे नहीं आओगे, कोई ना कोई आपको सपोर्ट करेगा, कोई ना खिलाने वाला होगा। भले वो अलग बात है कि सब आते ऐसे ही हैं, किसी के पास जो लिमिटेड पैसा लेके आते हैं, मैंने बताया 1800-1500 यूरो ले आते हैं, और उसके बाद जब वो यहाँ पर आते हैं स्कॉलरशिप का असरा होता है। तो आप वीज़ा से पहले स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हो, इसकी भनक कहते हैं ना, भनक कॉन्सुलेट या एम्बेसी को पढ़नी नहीं चाहिए। अगर इनको दूर से ज़रा से भी पड़ गया आपका वीज़ा रिजेक्ट है, तो ये अलग चीज़ है। तो आपके स्पॉन्सर के होने का मतलब ये है कि एम्बेसी कॉन्सुलेट को यकीन हो जाएगा कि ये बंदा वहाँ जा रहा है, पढ़ने के लिए जा रहा है, तो ये वहाँ भूखा नहीं मरेगा। तो उसके लिए आपके फादर, आपकी मदर और आपके भाई बहन, मतलब आपके सिबलिंग्स या ब्लड क्लोज रिलेटिव जो होते हैं, तो आपको जो है वो स्पॉन्सर जो कर सकते हैं वो आपके अम्मी अबू हैं और भाई बहन हैं, ठीक है, यही आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं, आपके ब्लड रिलेटिव। जो एक शर्त जो है इनकी, ये FRC भी आपसे रिक्वायर करते हैं, तो आपको FRC भी देनी पड़ती है। तो FRC का मतलब यही होता है कि ये चेक करें कि आपकी अम्मी अबू भाई बहन ही आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो लोग पूछते हैं कि खाला खालू, मामा मामी, चाचा चाची, ना, कोई भी नहीं कर सकता। तो आपके अम्मी अबू भाई बहन कर सकते हैं। जैसा कि मेरी कहानी मैं 100 दफ़ा बता के थक गया, मेरी वीडियोज़ में हर वीडियो में आपको यही मिलेगा कि मुझे मेरे फादर ने भी स्पॉन्सर किया और मेरी सिस्टर ने भी स्पॉन्सर किया है। तो आपके 2 स्पॉन्सर हो सकते हैं, ठीक है। तो मतलब जितनी तगड़ी बैंक स्टेटमेंट होगी उतना तगड़ा आपका काम चलेगा। या एट द एंड आप कोई और चीज़ बताना चाहें हमारे व्यूवर्स को या अपने दोस्तों को जो आपके भी व्यूवर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो देख रहे हैं? यार मैं आपसे यही कहूँगा कि दिल लगाओ इस पढ़ाई में, और यहाँ आना है तो प्रोसेस में कंसिस्टेंट रहो, क्योंकि प्रोसेस बहुत लंबा है। जनवरी में स्टार्ट होता है, ले दे के सितंबर में एंड होता है, और सितंबर में प्रोसेस एंड हो जाता है, लेकिन असल ख्वारी फिर स्टार्ट होती है। फिर आप यहाँ पर आते हो और फिर आपकी ज़िंदगी जो है वो अलग सिम पर मुड़ जाती है, और हमारी तो कहीं और जा रही थी, यहाँ से साथी कहीं और मुड़ गई है, और जो मुड़ी है ना वो हमें ही पता है। उसके बाद आप आएंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इन शॉर्ट मैं यही कहूँगा भाई, मेहनत करें और कंसिस्टेंट रहें, बाकी अल्लाह मालिक है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जिसके अंदर इलियास ने आप दोस्तों को बताया, जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, कि कैसे आप स्टडी बेस पे आ सकते हैं।
भाई फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो इस वीडियो को आप तमाम दोस्तों तक शेयर करें कि बहुत ही कीमती चीज़ें, कीमती बातें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर की हैं और कैसे आप स्टडी बेस पे आ सकते हैं, क्या प्रोसेस है। और इसके साथ साथ यहाँ आके एक लाइफ अलग से एक लाइफ स्टार्ट होती है, बिजी लाइफ हो जाती है कि आपने स्टडी करनी है, स्टडी को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर आपको जॉब मिल जाती है, जॉब के बाद फिर इसके आगे बहुत कुछ है, बंदा बहुत सी अचीवमेंट यहाँ पे करता है। लेकिन स्टार्टिंग का जो प्रोसेस होता है, जैसे अभी लिहाज का प्रोसेस है, पहला साल है, दूसरे साल के अंदर फिर थोड़ा सा ईजी हो जाएंगे, जैसे स्टडी कंप्लीट होगी फिर इसके बाद एक अलग लाइफ स्टार्ट हो जाएगी, एक कह लेंगे फैशनेबल लाइफ स्टार्ट हो जाएगी। ये हमें पता है क्योंकि हमने अपने आंखों से स्टूडेंट्स को देखा है, जो कि आप जो हमारा दोस्त है जुनेद, उसका भी आप इंटरव्यू देख लेंगे, वो भी आ जाएगा। तो बहुत कुछ है भाई यहाँ पे स्टडी बेस के ऊपर, और आप सबसे मेन चीज़ है कि आप खुद अप्लाई कर सकते हैं। वेल ये थी आज की वीडियो, होप्स हो कि आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो भाई सबके साथ शेयर करें। मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में। नहीं आई तो भाई तब भी आप लाइक शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये बड़ी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं और हम बहुत दूर से चल के आए हैं आप लोगों के लिए। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में, तब तक हमें दें इजाज़त। चाओ। चाओ चाओ, अल्लाह हाफिज़।